कहा भारत भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को मिला करारा जवाब। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 2,03,051। कोरोना संक्रमण से 3,09,712 लोग हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में जिला समिति मुख्यालय किया निरीक्षण। गोना में समीक्षा बैठक के बाद जाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते अयोध्या में प्रशासन ने सावन झूला मेला पर लगाया प्रतिबंध। संतों ने इस बार भक्तों से सावन में अयोध्या न आने की अपील। नमस्कार, मैं हूं दिलशाद और समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीएम की मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में खास तौर पर लद्दाख में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की सीमाओं पर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में जनता से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को हमारे जवानों ने करारा जवाब दिया है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। वीर सैनिकों के बलिदान को नतमस्तक करते हुए प्रधानमंत्री ने वीर सपूतों के परिजनों के जज्बे को देश की ताकत बताया। आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने में जन भागीदारी का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल बनकर देश को मजबूत करने की बात कही। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत का संकल्प अपने स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा है और लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। भारत की परंपरा है भरोसा और मित्रता, तो वहीं भारत का भाव बंधुता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हीं आदर्शों के साथ देश को आगे बढ़ते रहना होगा। और
भारत में कोरोना वायरस के आज जारी हुए ताज़ा आंकड़ों में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण के भारत में कुल सक्रिय मामले 2,03,051 हो गए हैं, जबकि स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या भी बढ़कर 3,09,712 हो गई है। मृतकों की संख्या 16,095 हो गई है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़ी है, ये 58.56% हो गई है। ICMR के मुताबिक अब तक देश में कोरोना के 82,27,802 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें से 2,31,095 सैंपल कल टेस्ट किए गए हैं। और बलरामपुर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल बलरामपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री गोंडा समीक्षा बैठक के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्न वितरण में सभी को राशन मिले, कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। साथ ही कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश भी दिया गया। और चीन और राजीव गांधी फाउंडेशन के संबंधों को लेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक निजी समाचार चैनल में आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किया है। This is compromising the national interest. This is compromising national interest because India has a peculiar relationship with China and we have issues to be solved. Until they took money from China and they were negotiating, they were also talking about FTAs. And as you know, in 2003, our trade deficit with China was just $1 billion. And now it is more than, during UPA time, it went to $38 billion. So this is how this happened. This happened because Congress compromised on national interest. There was another yesterday revelation that the Rajiv Gandhi Foundation also received money from Prime Minister National Relief Fund. This is loot. This is fraud. And more importantly, what today you are revealing is a connection of Choksi to RGF funds. I am also eager to see what it is. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चीन को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसियों से, जिसमें चीन भी शामिल है, उनसे अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन अगर कोई इसे देश की कमजोरी समझता है तो उस देश के खिलाफ सख्त रुख अपनाने में भी भारत पीछे नहीं हटेगा। We are building infrastructure, and you know, Golden, that airstrip, that is what is actually happening on ground. And I don't know why China got irritated, because whatever work we are doing in our part of the LAC, and therefore we have been very clear, our conscience is clear, and we want friendship with all, and therefore Modi ji also took lead in building a friendship with China also. But if you do mischief, we will not allow to, and we will not take it like. आपको बता दें, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश में विकास कार्यों में सर्वश्रेष्ठ रहे सुल्तानपुर जिला पंचायत को प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उत्साहवर्धन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विकास कार्यों के लिए जिला पंचायत को 40 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जिला पंचायत को प्रशस्ति पत्र व मेडल भी दिया जाएगा। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया कि जिला पंचायतें स्वावलंबी हो सके, जिसके की दिशा में विकास कार्यों को गति पहुंचाई गई। गौशाला, सड़क कॉम्प्लेक्स निर्माण समेत अनेक कार्यों को गति देकर जिला पंचायत की आय स्रोत भी बढ़ाया गया। पंचायती राज मंत्री द्वारा भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही हम लोगों ने जन सहभागिता के तमाम ऐसे वृक्षारोपण के और सीड बम के और तमाम ऐसे कार्य किए, जिससे कि भी हम लोगों के जनपद में उसका भी विश्लेषण किया गया और पूरी टीम ने इन सभी कार्यों का विस्तृत रूप से, जैसे कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से, वित्तीय दृष्टिकोण से, सहभागिता के दृष्टिकोण से
बुकलेट तैयार किया और हमारे यहाँ जो बोर्ड की बैठकें होती हैं उन सब चीजों के बारे में अध्ययन करके और ये टीम पूरा बुकलेट तैयार किया गया, जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोर कमेटी ने डिसाइड किया। उसमें 3 जिला पंचायतों को डिसाइड करके वो हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार की तरफ से जो भी विश्लेषण करना था और उनकी जो प्रक्रिया है उनको वहां पूर्ण करते हुए उन्होंने जिला पंचायत सुल्तानपुर को प्रथम स्थान पर प्रदेश में आने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये पूरे जनपद का सौभाग्य है और जनपद के सभी ग्रामवासियों की तरफ से, सभी विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने इतना मेहनत परिश्रम करके जो इस जिला पंचायत को इस लायक बनाया। अरबों खरबों की आपने जिला पंचायत की संपदा बनाई, कितने आपने गौशाला खोला, कितने आपने सड़कों का निर्माण किया, कितना गरीब मजदूरों को आपने दुकान बना करके उनको बसाया। ये हमारे जनपद का सौभाग्य है कि सारे सबके सहयोग से इतना बड़ा काम हुआ। इसके लिए हम लोग पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरह काम करते रहें, हम लोग आपके साथ हमेशा लगे हैं। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा था, क्योंकि महामारी के चलते अधिकांश फैक्ट्रियां, कारखाने और उद्योग बंद हो गए थे, जिसके बाद कई लाख मजदूर बेरोजगार हो गए थे और वे सब अपने घर लौट आए थे। इस संकट को देखते हुए सरकार ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत जिले के कई विभागों के द्वारा इन्हें इनके क्षेत्रों और गाँव में ही रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे बांदा के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को घर बैठे रोजगार मिल रहा है और वो इसके लिए सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सरकार गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मजदूरों को घर बैठे ही कई विभागों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा रही है। इसके पहले हम बाहर थे, दिल्ली में मजदूरी कर रहे थे। इसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर वहाँ से हम कैसे न कैसे यहाँ तक आ गए, फिर समूह में जुड़े। फिर ये नालम के माध्यम से अपने यहाँ ब्लाड में दाल मिल की वो मशीन लगवाई गई, जिसके माध्यम से हम यहाँ दाल मिल में काम कर रहे हैं। इसके एक दिन में 200 रुपये इसका काम करने का हमको पैसा मिलता है और सर इससे हमारी रोजी रोटी चल रही है। हम दाल में समूह की तरफ से दाल मिल का काम कर रहे हैं। मुंबई में ईंटा गारा काम करती थी। जब लॉकडाउन चालू हुआ तो वहाँ से हम आ गए। हमें यहाँ कुछ काम नहीं मिला है, फिर समूह की तरफ से दाल मिल का काम हमें मिल गया, इसलिए हमारी रोजी रोटी चलती है। और इससे पहले मैं दिल्ली में थी बाहर, वहाँ काम करती थी मजदूरी, और जब लॉकडाउन की वजह से वहाँ काम बंद हो गया तो मैं फिर गांव चली गई। गांव में यहाँ आई तो सरकार की इस योजना में जुड़ गई, तो यहाँ दाल मिल की वो मशीन थी तो यहाँ जुड़कर काम करने लगी। तो यहीं से 200 रुपये मुझे मजदूरी मिलती है, तो यहीं से मैं अपने बच्चों को पेट चलाती हूँ, अपना घर परिवार चलाती हूँ। हमारे जनपद बांदा में 57,000 प्रवासी कामगार रहे। अब आप सोच सकते हैं 57,000 प्रवासी कामगार अगर एकाएक किसी जनपद में आ जाए तो उनको रोजगार दिया जाना, उनके खाने और उनके रहने की व्यवस्था करना, इसके लिए सरकार हमारी प्रयत्नशील है। इसी को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस अभियान अंतर्गत 25 से लेकर के हम लोगों ने 51 विभागों को चिन्हित किया है, जो अपनी अपने बजट से गरीबों के लिए और प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उदाहरण के लिए मनरेगा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत आज जनपद बांदा में 1,02,336 मजदूर, 57,000 प्रवासी कामगार आए थे। 1,02,336 मजदूर जो अकुशल है, वो अभी मुझे डिप्टी कमिश्नर मनरेगा साहब ने अवगत कराया है कि आज हमारे जनपद बांदा में कार्य कर रहे हैं। इसको आप लोग नेट के ऊपर भी देख सकते हैं। और उधर भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के सर्वांगीण विकास हेतु नीति आयोग
भारत सरकार के द्वारा 280 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त की गई है। इस सेवापुरी ब्लॉक के विकास कार्यों को भारत सरकार व प्रदेश सरकार के कुल 12 विभाग देखेंगे और सेवापुरी ब्लॉक का सर्वांगीण विकास करेंगे। इसके साथ ही पुलिस को भी इसमें जोड़ा गया है, जिससे कि गांव में किसी भी तरह का विवाद न होने पाए और शांति व्यवस्था भी विकास का एक अहम मुद्दा होता है। विकास कार्यों के आधार पर अन्य ब्लॉकों का भी विकास कार्य किया जा सके, इन्हीं सब कार्यों के लिए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सेवापुरी विकासखंड पर ग्राम सेकेंडरी तथा अधिकारियों की एक विशाल बैठक लेकर कार्यों का जायजा लिया। जी, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं और उन्हीं के जनपद का ये ब्लॉक है, तो उसमें जो भी जनपद में डेवलपमेंट के कार्य होते हैं उनमें सभी में उनकी रुचि रहती है। उनके मार्गदर्शन भी प्राप्त होते हैं, तो उनके मार्गदर्शन भी प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ की प्रगति है उनसे अवगत भी कराए गए हैं और भविष्य में भी मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए भी हम इसी तरह आगे कार्य करते रहेंगे। कुल मिला के एक आदर्श स्थितियाँ स्थापित करना ही हर गवर्नमेंट का काम होता है। उसी तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश हैं कि आदर्श स्थितियां स्थापित करके सारे विभागों का इतना अच्छा सामंजस्य हो कि सारी स्कीम्स का बेनिफिट यहां पे मिले। और श्रावण मास में इस बार अयोध्या में ना ही सावन झूला मेला होगा और ना ही कांवड़ियों का प्रवेश ही होगा। इसलिए इस बार क्योंकि अयोध्या के ऐतिहासिक मणि पर्वत स्थल पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जुगल जोड़ी चारों भाइयों, साथ ही ना ही झूला झूलेगी और ना ही अयोध्या की सड़कों पर बोलबम के जयकारे गूंजेंगे। कारण है कि कोरोना महामारी के चलते सुरक्षा की दृष्टि से शासन प्रशासन ने सावन झूले मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, संत समुदाय ने भी शिव भक्तों से इस बार श्रावण मास में अयोध्या न आने की अपील की है। इससे पहले कोरोना महामारी के चलते अयोध्या के प्रसिद्ध चैत्र रामनवमी मेले पर भी रोक लगाई गई। जिलाधिकारी ने को साफ निर्देश दिया है कि सावन किसी भी तरह से अयोध्या में ना एकत्रित हो और ना ही किसी भी कांवड़ियों को प्रवेश करने दिया जाए। साथ ही अयोध्या के प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग करके कड़ी निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हमने बहुत ही डिटेल ऑर्डर किया है और ऑर्डर करके हमने जो सरयू जी का सामूहिक स्नान है उसको प्रतिबंधित किया है। साथ ही 1 जुलाई से ही जो है बाहर के जो श्रद्धालु हैं उनका अयोध्या धाम में जो प्रवेश है उसको हमने प्रतिबंधित किया है। जो भी कांवड़ की यात्राएं आती हैं उनको प्रतिबंधित करके और हमारी जो बॉर्डर है उस पर बैरिकेडिंग करके सील करने के लिए हमने आदेश दिया है। तो ये हमने इस बार सही समय से कार्रवाई की है और मुझे विश्वास है कि इसमें कोरोना से रक्षा के लिए इसमें सभी श्रद्धालु जो हैं वो सभी संतों की भी बात मानेंगे। संतों ने भी इसमें रेस्टोरेंट के लिए सबसे अपील किया है कि लोग अपने अपने स्थानों पर ही पूजन करें, अपने अपने स्थान पर जो उनके शिवालय हैं उसी में जलार्पण करें। तो उसी अपील को भी ध्यान में रखते हुए हमने भी सबसे अपील की है और उसमें एडवाइजरी भी जारी की है। इसके आदेश निर्गत हो चुके हैं। इसको रोकने के लिए हम सभी लोगों को चाहिए उस पर विचार करें। अपने बचाव में बचाव है, जीव है तो जहान है। इसलिए जिस प्रकार से हो इसको रोक करके और अपने घर में इसका अनुष्ठान करें, लेकिन कांवड़ बाहर निकाल करके न जाए, क्योंकि इसके संपर्क में आने से लोगों को कठिनाइयाँ होंगी, रोग और अब अधिक बढ़ेगा। तो मैं कांवड़िया वालों से निवेदन करूँगा कि भगवान शिव सब सर्वत्र व्याप्त हैं और अपने घर में ही इनकी पूजा अनुष्ठान करें, वही परिक्रमा करें, बाहर कांवड़िया लेकर के न चलें। संत कबीर की निर्माण स्थली मगहर अपने बदलाव के दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद यहां कई निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। यहां आने वाले भक्तजनों के लिए जो संत कबीर को आत्मसात करना चाहते हैं, जो उनको जानना चाहते हैं, जो उनके बताए मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए तमाम सुविधाएं बनाई जा रही हैं। मगहर में आने वाला चाहे वो कबीर जी का उपासक हो या पर्यटन के लिहाज से आए, उसके लिए सारी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। नदी के किनारे का सुंदरीकरण किया जा रहा है। पर्यटकों के रुकने के लिए पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। पार्कों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। कबीर दास जी की बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। कबीर दास जी के व्यक्तित्व को बताने के लिए साउंड एंड लाइट सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे आने वाले लोग कबीर को समझ सकें।
जो कबीर साहब को जीवन में जीते हैं, ऐसे लोग भी उनके आध्यात्मिक चिंतन को जानने के लिए, साहित्य को जानने के लिए भारी मात्रा में आते हैं। इनके लिए यहाँ आवश्यकता थी। 18 जून 2018 को प्रधानमंत्री जी पधारे, उसको उनके सामने हम लोगों ने विषय रखा आवश्यकताओं को, पर्यटक आवश्यकताएँ, आध्यात्मिक। मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी ध्यान दिया और 3 बार पधारे और बीच बीच में वो संदेश फ़ोन से और लेते भी रहते हैं, हम लोग भी मिलते हैं। फिर यहाँ पर जो पहली आवश्यकता थी कि इसको पर्यटकों के दृष्टि से पहले सक्षम किया जाए। 27 एकड़ परिसर है और बगल में कबीर धोनी गोरख तलैया ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ 7 परिसर और हैं, और उन परिसरों की से जुड़ी हुई जो पर्यटक आवश्यकताएँ थी, पहले चरण में उसको लिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया और 52 करोड़ रुपया दिया, जिससे यहाँ विकास कार्य चालू है। कबीरदास जी एकलौते ऐसे व्यक्तित्व हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए, उनको माना जाए, उनके विचारों का समाज में उपयोग हो, तो शायद हमारा समाज एक बहुत ही सुंदर रूप में सामने आए, क्योंकि उन्होंने समाज की हर कुरीति पे आवाज़ उठाई और हर कुरीति के लिए बताया कि नहीं ये होना चाहिए था। अगर उन चीज़ों को कर दें तो सामाजिक एकता, जो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी मिसाल है पूरी दुनिया में, वो वापस आ जाए, जिसकी कमी हो रही है अब। स्थानीय निवासी आने वाले पर्यटक भी यहां के निर्माण से प्रसन्न हैं। हालांकि प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि सारे प्रोजेक्ट समय से पीछे चल रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस के कारण काम में देरी हुई है। अब प्रयास ये है कि जल्दी इन प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए जो प्रधानमंत्री ने शुरू कराए हैं, जिससे यहाँ का विकास हो सके और पर्यटक भी यहाँ आकर कबीर जी को आत्मसात कर सके। यहाँ के तालुकेदार खलीलुर रहमान भी हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने यहाँ मंदिर की स्थापना भी कराई और कबीरदास जी के भी उपासक थे। संत कबीर को मानने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग हैं। यहाँ आकर धार्मिक खाई समाप्त हो जाती है। हैं और यहाँ आकर के इनके समाधि पे अपने आत्मसंतुष्टि के लिए दर्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई के जो देश में चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। यहाँ पे एक एकेडमी का काम चल रहा है, वो पिछले साल से शुरू हुआ था, वो भी एकेडमी का काम चल रहा है, और एक यूपीपीसीएल कर रहा है जो मजार का सौंदर्यीकरण कर रहा है, ब्यूटिफिकेशन काम कर रहा है। जैसे कबीर साहब आपको हिंदू मुसलमानों को दोनों को मानते थे आपका, उसी तरीके से काजी खुर्रम रहमान साहब भी थे जो मस्जिद के साथ साथ मंदिरों का भी निर्माण कराया। और सिर्फ आपका यहाँ संत कबीर नगर क्योंकि उन्होंने बसाया था, और जो किला ऑलरेडी है, किले के ठीक सामने जो है श्यामा माई का थान की स्थापना की, जिसकी मूर्ति मथुरा से दूध की धार पर लाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस स्थान को चुना और इसलिए चुना कि यहाँ से जो आज कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनके लिए भी कबीर उतने ही प्रासंगिक हैं कि कबीर को पढ़ें, कबीर को जानें, कबीर को आत्मसात करें। और जो भारत में खाई बनती जा रही है धर्म के बीच में, जातियों के बीच में, उसको रोकें और देश को आगे ले जाएं। कैमरामैन राम जी के साथ रामेन सिंह, संत कबीर नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलने से वो प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। खंड विकास अधिकारी डॉक्टर संस्कृता मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वृहद मनरेगा मेला का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत 7,781 श्रमिकों ने एक साथ काम किया। मनरेगा के तहत श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के उपयोग के साथ बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों को विशेष रूप से कार्य दिया जा रहा है। इस कोरोना काल से बचाव करते हुए वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। के क्रम में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना के तहत विकासखंड मलिहाबाद में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों सहित मनरेगा के मजदूरों को कार्य दिया गया। 26 जून को महामनरेगा बृहद मनरेगा मेला आयोजित किया गया, जिसमें विकासखंड मलिहाबाद के करीब 7,000
781 श्रमिकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और ड्रोन कैमरे के द्वारा उनका निरीक्षण भी किया गया, मनरेगा साइट्स का निरीक्षण किया गया। इन श्रमिकों के द्वारा 26 जून को बृहत मनरेगा मेला कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जो मनरेगा में अनुमन्य कार्य हैं, चाहे चक्रोड निर्माण हो, जल संचयन कार्य हो, मेड़बंदी कार्य हो, इत्यादि कार्यों में प्रतिभाग किया गया। कई भूमियों को अवैध कब्जों से मुक्त करा के उन पर मनरेगा का कार्य किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक जो श्रमिक काम के इच्छुक हैं उनको कार्य दिया जा सके और ये प्रक्रिया सतत रूप में भी आगे चलती रहेगी कि जितने भी मनरेगा में काम के इच्छुक श्रमिक हैं उनको, चाहे प्रवासी श्रमिक हो, चाहे लॉकडाउन के कारण जो श्रमिक बाहर नहीं जा पा रहे हैं या अन्य काम नहीं कर पा रहे हैं और गांव में ही काम के इच्छुक हैं, उनको तुरंत तत्काल कार्य दिया जा सके। दिल्ली गुड़गांव सब्जी मंडी में काम करता था। देश में कोरोना फैलने के कारण लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में मुझे वहाँ बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी, पैसा भी ना मिल रहा था। मैं किसी न किसी के तरीके से अपने गांव आया। यहाँ गांव आने के बाद में मुझे प्रधान और प्रधानमंत्री जी ने मुझे राशन किट दिया, 1000 रुपये दिया और मुझे मनरेगा में काम मिल रहा। उसके बाद में मेरे घर परिवार के जो है बच्चों को और माता पिता को सुखी से चैन से खाना भोजन पा रहे हैं और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को अतिथि आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मुंबई में काम करता था गारमेंट लाइन में। वहाँ 3 महीने से लॉकडाउन लगने के कारण मुझे काम वहाँ ना मिलने के कारण मैं खाने पीने की वहाँ दिक्कतें हो गई और जो दिक्कतों के कारण मैं अपने गांव बहुत मुश्किलों में पहुँचा, ट्रक से आया और यहाँ आने के बाद में मुझे मनरेगा में काम मिला और खाने की किट मिली और 1000 रुपये दिए गए जो हमको मिला और इससे जो हमारे घर की दाल रोजी रोटी चल रही है और इससे हमारे प्रधानमंत्री को मैं अपने बहुत धन्यवाद करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने में अब आम जन की सलाह ली जाएगी। हाथरस पुलिस कार्यालय में जनसंवाद सेल बनाया गया है जिसमें महिला पुलिसकर्मियों द्वारा S10 के सदस्यों संभ्रांत व्यक्तियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर फीडबैक लिया जा रहा है। हाथरस में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस एवं आमजन की आपस में संवाद हेतु पुलिस कार्यालय में जनसंवाद सेल का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक हाथरस विक्रांत वीर ने बताया कि जनसंवाद सेल का गठन किया गया है। इस सेल के सदस्य संभ्रांत व्यक्तियों से संवाद कर बेहतर पुलिसिंग के लिए फीडबैक लेंगे। इस सेल में 5 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं जो लगातार संभ्रांत नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्या सुन रहे हैं। इससे जिले की पुलिसिंग बेहतर होगी और लोगों का भरोसा पुलिस पर कायम रहेगा। देखिए, जनपद हाथरस के पुलिस ऑफिस में एक जन संवाद सेल का गठन किया गया है जिसमें 5 महिला पुलिसकर्मी हैं जो लगातार S10 के सदस्य संभ्रांत नागरिकों से संवाद कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं और उनकी समस्याएं सुन रही हैं। ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है जिससे हमें उम्मीद है कि हमें बेहतर पुलिसिंग जनपद हाथरस को हम देंगे। और लखनऊ में कोरोना वायरस की रोकथाम और कानून व्यवस्था की जांच करने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कल देर रात लखनऊ के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की जांच के साथ ही रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए। वहीं लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ निवासियों से कोरोना महामारी से चल रही लड़ाई से सहयोग करने और महामारी से बचाव करने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग मास्क लगाए रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें। इस वक्त श्रेष्ठ कवि श्री सोहलनाथ द्विवेदी जी की कुछ कविताएं की एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा जो हम लोगों को प्रेरणा देती है कि किस प्रकार से उत्साह के साथ किसी भी चुनौती से हम लड़ें और विजयश्री जरूर हमारी होगी। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, बहुत ही गौर करने वाली बात है। आप देखें, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, करबद्ध होकर के विनम्र निवेदन करूंगा कि कोरोना के इस लड़ाई में हम सब साथ मिलजुल कर लड़ें और जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल और पब्लिक प्लेसेस में जब भी हम बाहर जाएं तो हम मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
मथुरा के वृंदावन में निराश्रित महिलाएं कान्हा थीम पर सिल्क और कॉटन के डिजाइनर मास्क तैयार कर पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, सफाई कर्मियों आदि को निःशुल्क वितरित कर रही हैं। इन निराश्रित विधवा महिलाओं ने बड़े ही सेवाभाव से इन मास्कों को बनाया है। इन मास्क को वेबिनार के माध्यम से लॉन्च किया गया। इन महिलाओं ने मास्क डिजाइन करने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की और उन चित्रों को चुना जो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। इसमें मोरपंख, बांसुरी, यमुना जैसे विशेष डिजाइन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर मास्क तैयार कर रही हैं। लॉकडाउन के दौरान वृंदावन के आश्रमों में रहने वाली विधवा महिलाओं ने मास्क बनाना सीखा और अब तक 5000 से अधिक खादी और कपास के मास्क तैयार कर चुकी हैं। ये निराश्रित महिलाएं मूल रूप से पश्चिम बंगाल प्रदेश के जिला कलकत्ता की रहने वाली हैं। ये महिलाएं वृंदावन के प्रमुख मंदिरों और भजनाश्रमों में भजन कीर्तन भी करती हैं। ये पटका जो हम लोग बना रहा है, ये हम लोग साधु सन्यासी है। ये हम लोग ये माछ जब से बना रहा है तब से ये माछ हम लोग सबको दे रहा है। हाँ, पुलिस ये जो बाबा जी लोग है, पुलिस वाला है, हमको सबको ये माछ हम लोग दे रहा है सबको। और हम लोग इसमें जो माछ बना रहा है, बहुत आदमी हम लोग माछ बना रहा है इसमें। हम कोरोना लोग ये सब बीमारी क्या ये सब चीज बना रहे हैं। सभी आदमी महात्मा सबको सब फ्री देते हैं, अस्पताल में भी फ्री होते हैं। हमारे आश्रम में 35 वृद्ध माताएं हैं जो कि निराश्रित हैं। और ये माताएं पहले तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 24 तारीख से, उसके बाद 26 तारीख से इन्होंने मास्क बनाने शुरू करे। मतलब जितना हम लोगों से सेवा हो जाए, हम सब यही चाहते हैं कि जल्दी से बीमारी दूर हो। तो समाचारों में फिलहाल इतना ही। हम दीजिए अनुमति। नमस्कार। Singing is